मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल वैन को सुनसान सड़क पर जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं सड़क के किनारे एक और गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी वहाँ पर शायद इसलिए है क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया है। गाड़ी में मौजूद लड़की अपने फियोन से बात करती है जिसका नाम किमसो है। इसी दौरान वो वैन ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। वो लड़की उसे बताती है उसकी कार का टायर पंचर हो गया है और उसने कार रिपेयर करने के लिए मैकेनिक को फोन कर दिया है और वो कुछ देर में यहाँ पर आता ही होगा। लेकिन वो आदमी उससे फिर भी जिद करता है कि मैं तुम्हारा टायर देख लूंगा। दूसरी तरफ उसका फियोन्स उस आदमी के लिए उसे अलर्ट कर देता है कि तुम अपनी सेफ्टी रखना। फिर वो कुछ देर बाद फोन काट देता है और वो वैन ड्राइवर वापस आता है और बताता है उसका टायर ठीक हो गया है और वो लड़की उसे मदद के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद वो आदमी अपनी कार में बैठ जाता है और कुछ देर तक अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करता और वहीं पर खड़ा रहता है। इससे उस लड़की को शक होने लगता है और वो लड़की अपनी कार स्टार्ट करने वाली ही होती है तभी वो आदमी उसकी कार पर हैमर से अटैक कर देता है और गाड़ी के अंदर जाकर उस लड़की को भी जख्मी कर देता है और वो आदमी उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। जब वो लड़की होश में आती है उस आदमी को देखकर वो समझ जाती है कि वो आदमी उसे मारने वाला है। वो लड़की उस आदमी से अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो आदमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मार देता है और उसके बॉडी पार्ट्स के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और फिर कुछ दिन बाद पुलिस को उसके बॉडी पार्ट्स मिलने लगते हैं। यहाँ पर उस लड़की के फादर जो एक डिटेक्टिव होते हैं उसके फादर बहुत दुखी होते हैं। वो एक डिटेक्टिव होने के बावजूद अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। इसी के साथ उसका फियोन्स किमसू आता है जो उससे बहुत प्यार करता था। वो अपनी फीलिंग किसी को भी शेयर नहीं करता, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है और हम देखते हैं किमसू अपने काम से 2 हफ्ते के लिए छुट्टी लेता है जो एक इंटेलिजेंट एजेंसी में काम करता है। फिर हम किमसू को एक एजेंट से मिलता हुआ देखते हैं जो उसे एक कैप्सूल देता है और उसे कहता है अगर ये किसी की बॉडी के अंदर रहे तो हमें उसकी सारी बातें और लोकेशन पता चल सकती है। फिर किमसू अपने फियोन्सी के फादर जो कि एक डिटेक्टिव है वो उसे ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो पहले ऐसे केस से रिलेटिव रहे हैं। वो उनसे इंफॉर्मेशन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब किमसू उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। हम ये भी देखते हैं वो लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर भी करता है। उसे यकीन हो जाता है दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। फिर वो तीसरे की तरफ बढ़ता है और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और जैसे जैसे वो वहाँ की तलाशी लेता है तो वहाँ से उसे कुछ लड़कियों का सामान मिलता है और आखिर में किमसू को अपनी फियोन्स की रिंग मिल जाती है जिसको देखकर किमसू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और साथ में उसको ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये घर उसी कातिल का है। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस किलर को दिखाया जाता है जो अपनी स्कूल वैन में उस लड़की को लेके जा रहा था। कार में मौजूद जेंग एक लड़की को पसंद करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसको अच्छी लगती है बल्कि उसे ग्रैब करने के लिए। फिर हम देखते हैं उसकी वैन में से एक लड़की मिसिंग है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसको पीछे से कोई आवाज लगाता है। जेंग अपना नाम सुनकर बाहर की तरफ जाता है। फिर जेम किमसू से पूछता है क्या तुम अकेले हो, लेकिन किमसू बिल्कुल चुप रहता है। फिर जेंग को लगता है वो एक पुलिस वाला है, लेकिन वो हैरान होता है इस बात से कि कोरियन पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। जेंग किमसू के किसी जवाब का इंतजार नहीं करता और चिल्लाते हुए किमसू पर हमला करने के लिए भागने लगता है, लेकिन वो किमसू पर हमला नहीं कर पाता बल्कि किमसू उसे बहुत बुरी तरह मारता है। वो भी किमसू को मारता है और फाइट के आखिर में किमसू जेंग का मुंह एक प्लास्टिक पेपर से कवर कर देता है और वो मरने ही वाला होता है, लेकिन किमसू उसे छोड़ देता है। किमसू जेंग को एक बड़े पत्थर से मारने लगता है, लेकिन वो कुछ सोचकर छोड़ देता है और जो कैप्सूल उसके पास होता है वो उसे ट्रैक करने के लिए उसके मुंह में डाल देता है। जब जेंग को होश आता है तो वो अपने पास कुछ पैसे देखता है। पैसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है किमसू साइको है। वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक टैक्सी मिलती है जिससे वो लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो टैक्सी वाले भी उस जैसे ही होते हैं। वो किसी को मार के ठिकाने लगाने जा रहे थे, यानी उनकी कार की डिग्गी में एक लाश होती है जिसे वो ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। फिर हम मूवी में देखते हैं किमसू जेंग का पीछा कर रहा होता है उस ट्रैकर की मदद से जो उसने जेंग के अंदर डाला था। क्योंकि जेंग जख्मी होता है इसलिए वो क्लिनिक पर जाता है जहाँ पर उसकी नजर एक लेडी पर पड़ जाती है जो नर्स होती है। जेंग उस नर्स को परेशान करना शुरू कर देता है। वो जेंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन जेंग एक साइको है, वो उसे कहीं भी जाने नहीं देता। और तभी वहाँ पर किमसू आ जाता है। किमसू जेंग के सर पर वार करता है और उसको बहुत बुरी तरह मारता है। जब वो मरने वाला होता है तो किमसू जेंग को छोड़ देता है और नर्स से कहता है कि तुम उसकी पट्टी करोगी। किमसू जेंग के कान में कहता है ये अभी खत्म होने वाला नहीं बल्कि अभी बहुत बुरा होगा, बस इंतजार करो। बाद में किमसू जेंग के पाँव को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेंग एक गाड़ी में से फिसलता हुआ नीचे उतरता है क्योंकि उसका पाँव बहुत बुरी तरह जख्मी था और वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। जेंग किमसू के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह उसे हर बार उसका पता चल जाता है और वो कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है। फिर उसे ख्याल आता है शायद वो उनमें से किसी का करीबी है जिसको उसने मारा है। इस सीन में हम ये भी देखते हैं जेंग को इस बारे में शक हो गया है शायद उसके पास कोई ट्रैकर है, इसलिए वो अपना जूता उतार कर देखता है
है और अपनी गाड़ी में भी देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है और अपनी गाड़ी चेंज कर लेता है। फिर हमें किमसू को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे अपने फियोन्स की डेट की कॉल आती है। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं तुम किलर का पीछा छोड़ दो, अब उसके साथ जो कुछ भी करना होगा वो पुलिस करेगी। लेकिन किमसू ये नहीं करना चाहता था। किमसू उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। अब हम जेंग के घर में उसके दोस्त को देखते हैं जिसमें एक लड़का और लड़की है। वो दोनों भी जेंग की तरह ही थे। जेंग अपने दोस्तों को अपने साथ जो हुआ उसकी कहानी सुनाता है। फिर जेंग के दोस्त उससे कहते हैं शायद ये वही है जिसका तुमने मर्डर किया, उनमें से किसी का दोस्त या फैमिली मेंबर है। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ये सोच रहा होता है कि वो कौन हो सकता है। अचानक उसे एक अंगूठी याद आती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है, उसे क्यों मारा जा रहा है। यहाँ पर जेंग के घर में एक लड़की होती है जिसे जेंग ने रसोई में कैद किया होता है। जेंग का दोस्त उसे किचन में ले जाता है। उसके साथ कुछ बुरा करने से पहले ही किमसू वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर जेंग का दोस्त बहुत हैरान होता है, तुम बिना आवाज किए यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला। किमसू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसको मारने लगता है। और लड़ाई की आवाज सुनकर जेंग भी बाहर आ जाता है, लेकिन किमसू किसी को भी नहीं छोड़ता। वो जेंग के दोस्तों को इतनी बुरी तरह मारता है कि उनको पता चल जाए और वो जेंग को भी बहुत बुरी तरह मारता है। अगली सुबह जेंग के घर पे पुलिस आ जाती है और वो उन सबको ले जाती है क्योंकि वो सभी घायल थे, इसलिए उनको पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किमसू को हॉस्पिटल में मिलने उसका वो दोस्त आता है जिसने उसे कैप्सूल दिया था। यहाँ पर किमसू का दोस्त उससे पूछता है तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते। किमसू जवाब देता है अभी नहीं, जब तक इसको सबक नहीं मिल जाए। किमसू का दोस्त पूछता है जो मैंने कैप्सूल दिया था वो काम कर रहा है ना, जिस पर वो जवाब देता है हाँ। यहाँ पर किमसू का दोस्त उसे बताता है जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा वो कैप्सूल काम करता रहेगा। उनकी ये बातें दूसरी तरफ बिस्तर पर लेटा जेंग सुन लेता है और जैसे ही किमसू जेंग के पास आता है वो ऐसा नाटक करता है जैसे वो अभी तक बेहोश हो। फिर किमसू दोबारा जेंग को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर वो कुछ ऐसा करे जिससे किमसू से सबक सिखा सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो जान चुका था उसकी बॉडी में कैप्सूल है। और जेंग जानता है किमसू से सुन सकता है मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा खेल कभी नहीं खेला और मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। जेंग यहाँ पर उससे ये भी कहता है मुझे इस खेल में बहुत मजा आएगा। जेंग किमसू को ऐसी जानकारी बताता है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस लड़की की वजह से मेरे से बदला ले रहे हो और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ उस लड़की ने मुझसे उस दिन अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांगी थी और शायद तुम इस बात को नहीं जानते। फिर जेंग अपनी बॉडी से कैप्सूल निकालने के लिए एक मेडिकल शॉप पर जाता है और वहाँ से लूज मोशन की मेडिसिन लेकर खा लेता है। जेंग उस कैप्सूल को अपने पेट से निकालकर किसी और के पेट में डाल देता है और जब तक किमसू वहाँ पर पहुँचता है किमसू को पता भी नहीं चलता। जेंग की बॉडी से कैप्सूल निकलने के बाद किमसू को कोई भी आइडिया नहीं है वो क्या करेगा, इसलिए वो उसके दोस्त के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। जेंग का दोस्त किमसू को बताता है तुम शायद उसका दिमाग नहीं पढ़ पाए, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और इसके बाद तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। किमसू को हॉस्पिटल से निकलते हुए उसके साथी की कॉल आती है। वो उससे कहता है जेंग ने अभी वायरलेस में बताया है वो एक बहुत जरूरी काम करने वाला है, इसके बाद चाहे उसे पुलिस पकड़ ले उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर किमसू अपने दोस्त से उसकी लोकेशन सेंड करने के लिए कहता है और वो जल्दी से कार में बैठकर निकल जाता है। जैसे ही किमसू को जेंग की लोकेशन पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर किमसू को इस बात का यकीन हो जाता है जेंग उसकी फैमिली को मारने वाला है और जैसे ही किमसू अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जेंग ने उसकी गर्लफ्रेंड के फादर को बिल्कुल जख्मी कर दिया है और उसकी बहन को तो मार दिया है। यहाँ पर किमसू को ये पछतावा होता है काश वो पहले ही उसे मार देता और जेंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है क्योंकि वो जानता है किमसू से तड़पा तड़पा कर मारेगा। फिर वो पुलिस को कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है और उस लोकेशन पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा जेंग ने सोचा हुआ होता है कि उसे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन तभी किमसू कार में से उसे पकड़ लेता है और उसी घर में ले जाता है जहाँ पर जेंग ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था और वो जेंग को उसी जगह पर बांध देता है जहाँ पर वो सबको मारा करता था। किमसू जेंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। जेंग इस टॉर्चर से थक चुका होता है और वो पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, लेकिन किमसू कहता है तुम्हारी मौत आसानी से नहीं होने वाली, मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। यहाँ पर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देखोगे, जैसे तुमने लोगों को तड़पाया वैसे मैं तुम्हारे को तड़पाऊंगा और इस डर का सामना तुम खुद भी करोगे जो दर्द तुम लोगों को देते थे। जेंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, तुमने पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जिस पर जेंग कहता है अभी तो तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी है और ये अल्फाज तुमने पहले लोगों से सुने होंगे और आज तुम ये चीज खुद बोल रहे हो, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पर जेंग किमसू से कहता है दर्द मेरे अंदर है ही नहीं, ये तुम पहले से जानते हो और तुम मुझे मारो या कुछ भी करो मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तो इतनी देर से बकवास क्यों कर रहा था। इसके बाद किमसू वहाँ से उठता है और एक रस्सी दरवाजे पर बांधता है और उसका एक सिरा
उसके मुंह में दे देता है। दरअसल जहाँ पर जेंग बैठा हुआ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड है और अगर जेंग कुछ बोलेगा तो रस्सी छूट जाएगी और वो मर जाएगा, और अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो फिर भी रस्सी टूट जाएगी और जेंग मर जाएगा। किमसू के बाहर जाते ही जेंग के घर पर एक टैक्सी आती है, यानी उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं। जेंग उनको रोकना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो रस्सी टूट जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी, और अगर वो नहीं भी बोलेगा तो वैसे भी उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उसके घर वाले दरवाजा खोलेंगे। और ये तो वो वाली बात हो गई, आगे कुआं पीछे खाई। और तभी उसकी फैमिली दरवाजा खोलती है और वो ब्लेड उसके ऊपर गिर जाती है और वो कट कर मर जाता है। यहाँ पर किमसू वो सारी आवाजें और वो सारे डर सुनता है जो उसने जेंग को दिए होते हैं, और फिर वो रोने लगता है क्योंकि वो अपना बदला ले चुका होता है, लेकिन वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत याद करता है। मूवी की एंड में जेंग जो कि डेविल था उसने भी डेविल को देख लिया था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।